नमस्कार द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आर्थिक पैकेज की दूसरी किश्त को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनरेगा में मिलेगा 50% से अधिक लोगों को रोजगार। महाराष्ट्र की सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर छाया संवैधानिक संकट टला। राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए। राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की हालत स्थिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिजनों से पूछे हालचाल। और राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया अभिभावकों को झटका। प्राइवेट स्कूलों की 3 महीने की फीस माफ करने से किया इनकार। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक का कहना है कि कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में 4 से 5 साल का समय लग सकता है, मगर उम्मीद है कि एक प्रभावी टीके से वायरस का अंत हो सकता है। वहीं अन्य विशेषज्ञों ने वायरस पर अंकुश लगाने की तारीखों की अपेक्षाओं को कम कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं कहना चाहती हूं कि 4 से 5 सालों के अंदर हम इसे नियंत्रित कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रभावशाली कारकों में देखना होगा कि क्या वायरस मैच्योर होता है। इसके अलावा रोकथाम और वैक्सीन विकास के उपाय करने होंगे। वहीं WHO के आपातकालीन सेवा कार्यक्रमों के प्रमुख डॉक्टर माइक रायन से जब टिप्पणी करने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि कोई इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता है कि ये बीमारी कब खत्म होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर पैकेज में दी जाने वाली राहतों की दूसरी किश्त का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, राज्य सरकारों को अनुमति दी है कि वे आपदा के लिए रकम का इस्तेमाल कर प्रवासी मजदूरों के लिए खाने और रहने का इंतजाम करें। ये राज्यों का अधिकार है कि वह इसे कैसे इस्तेमाल करें। शहरी बेघर गरीब हैं, उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एक दिन में शेल्टर होम्स में प्रति व्यक्ति के लिए 3 मील्स दी गई। साथ ही 2 महीनों में 7,200 नए SHG शुरू हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में मार्च और अप्रैल में 63 लाख कर्ज मंजूर किए गए, जो लगभग 86,600 करोड़ रुपए के हैं। कोऑपरेटिव और क्षेत्रीय रूरल बैंक के लिए मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपए के रिफाइनेंस का प्रावधान किया है। सरकार सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने का प्रयास कर रही है। न्यूनतम वेतन का लाभ लगभग 30% कर्मचारी उठा पाते हैं। इसमें राज्यों के बीच न्यूनतम वेतन में अंतर को खत्म किया जाएगा। इसे वैधानिक रूप दिया जाएगा। सभी मजदूरों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे और साल में एक बार हेल्थ चेकअप होगा। असंगठित क्षेत्र को सोशल सिक्योरिटी स्कीम का लाभ मिलेगा। मजदूरों के लिए ESIC सुविधा को लागू किया जाएगा। महिलाओं को अगर रात्रि में काम करना पड़ता है तो उनके लिए अलग अलग तरह के सेफगार्ड लाए जाएंगे। 13 मई तक मनरेगा के तहत 14.62 करोड़ व्यक्तियों को काम दिया गया। अब तक इस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 1.87 लाख ग्राम पंचायतों में 2.33 करोड़ लोगों को काम दिया गया। पिछले साल मई की तुलना में 40 से 50% कामगार बढ़े हैं। इनके लिए मजदूरी को 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और 8 अन्य लोग राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। इसी के साथ सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर छाया संवैधानिक संकट टल गया। महाराष्ट्र की 9 विधान परिषद सीटों के लिए 14 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार शहबाज राठौर का नामांकन रद्द हो गया था। इसके अलावा 4 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। इस तरह से 9 सीटों के लिए सिर्फ 9 उम्मीदवार ही बचे थे, जिसके चलते सभी निर्विरोध चुन लिए गए। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लेकर सियासत परवान पर है। नीरव मोदी के पक्ष में कांग्रेस में शामिल पूर्व जज अभय थिप्से की गवाही पर बीजेपी हमलावर हो गई है। भाजपा ने इस मामले में कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पर नीरव को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने नीरव के मामा मेहुल चौकसी को भी मदद पहुंचाई है। पूर्व जज ने लंदन के वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में अपनी गवाही में कहा कि नीरव पर भारतीय कानून के मुताबिक कोई केस नहीं बनता है। प्रसाद ने कहा कि अभय थिप्से 13 जून 2018 को कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि मेरा साफ आरोप है कि रिटायर्ड जज कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं और नीरव मोदी को बचाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के लोगों को अपेक्षा है कि नीरव को भारत लाया जाएगा और जब सरकार कोशिश कर रही है तो कांग्रेस उसे बचाने में लगी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में 3 हादसों में 16 मजदूरों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर सहारनपुर स्टेट हाईवे 59 पर रोडवेज की बस ने पंजाब से लौट रहे श्रमिकों के काफिले को कुचल दिया। हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। बताया गया कि सभी मजदूर पंजाब से पैदल लौट रहे थे। मृतक और घायल मजदूर बिहार के रहने वाले थे।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम योगी ने घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरा हादसा मध्य प्रदेश के गुना में एक ट्रक और बस की टक्कर होने से 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि लगभग 50 घायल हैं। सभी मृतक मजदूर महाराष्ट्र से अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश जा रहे थे। बिहार के समस्तीपुर के शंकर चौक में बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हो गए। कोरोना की रफ्तार देश में तेज हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 78,000 से अधिक संक्रमित है। 49,219 का इलाज चल रहा है। 26,234 ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,549 से अधिक मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र, गुजरात और राजधानी दिल्ली देश में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 26,000 को पार कर गई है। दक्षिण में तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शराब पर लगाए गए कोरोना टैक्स के खिलाफ अब शराब व्यवसायी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने शराब की दुकानों को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है। हल्द्वानी में शराब कारोबारियों ने बैठक कर कल से अनिश्चितकालीन शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला किया है। शराब व्यवसायियों का कहना है कि पिछले 1 महीने में उनको काफी नुकसान हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष का माल अभी तक नहीं बिक सका था। ऊपर से नए वित्तीय वर्ष में जबरन शराब की दुकान को खोलने का दबाव आबकारी विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। व्यवसायियों का कहना है कि सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में शराब से करीब 3600 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा है। इसको पूरा करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने शराब में 5 रुपए से लेकर 250 रुपए तक का कोविड टैक्स लगाया है, उससे शराब की बिक्री पर असर पड़ा है। साथ ही व्यवसायी महीने का अधिभार देने में भी असमर्थ है, जिसके चलते सभी शराब कारोबारियों ने कल से शराब की दुकानों को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है। वहीं आबकारी विभाग का कहना है कि शराब की दुकानों के बंद होने से करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। अगर कुछ ऐसा कोई किसी का आता है तो विज्ञापन, तो वो आगे शासन में भेज दिया जाएगा। तदनुसार फिर शासन के आदेशानुसार उस पर डिसीजन। ठीक है, कहा अर्थव्यवस्था में जैसे कोविड-19 के कारण सब जगह अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, तो वही कारण इसके शराब के व्यवसाय में भी उसी का असर हुआ निश्चित तौर पर। अब अगर बिक्री अगर अर्थव्यवस्था आगे अगर उसमें सुधार आ जाएगा तो उम्मीद है कि ठीक हो सकता है, अगर लॉकडाउन खुल जाए। अगर यही रहेगा तो फिर उसके बारे में सरकार डिसीजन लेगी। शराब की दुकानें आप लोग कह रहे खुल गई हैं, खुली नहीं है। आबकारी अधिकारियों द्वारा हम पर प्रेशर डालकर दुकानें ज़बरदस्ती खुलवा दी गई हैं। कोई भी लाइसेंसी, कोई भी अनुज्ञापित दुकान नहीं खुलना चाह रहा था, क्योंकि पिछले वर्ष इन्होंने हमारे 10 दिन पहले लॉकडाउन कर दिया था, जिसकी वजह से प्रत्येक ठेकेदार को करोड़ों रुपए का नुकसान प्रत्येक ठेकेदार को हुआ है। क्योंकि साल के लास्ट में ही ठेकेदार अपना माल सस्ता करके अपना पूरा रुपया वसूल करता था। उदाहरण के तौर पर अभी हमारी कंपनी को जो है पिछले वर्ष का 1.5 करोड़ रुपया देना है, जिसकी मैंने जो है कहते माननीय मुख्यमंत्री से कई बार शिकायत भी कर दी है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की हालत स्थिर बनी हुई है। मेघवाल सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती हैं। बुधवार को देर रात ब्रेन स्ट्रोक के बाद मेघवाल को यहां भर्ती कराया गया था। मेघवाल अभी वेंटिलेटर पर हैं। सीएम अशोक गहलोत लगातार मेघवाल के स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। मेघवाल की तबियत खराब होने के बाद सीएम गहलोत ने उनके परिजनों से फोन पर बात की थी और एसएमएस अधीक्षक से पूरी जानकारी ली। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके मेघवाल के स्वास्थ्य पर चिंता जताई है। उन्होंने मेघवाल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मेघवाल की तबियत खराब होने के बाद डिप्टी सीएम सचिन पायलट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी अस्पताल पहुंचे और मेघवाल की कुशलक्षेम पूछी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने चिकित्सकों को उनके बेहतर इलाज के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए जरूरी चीजों की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन जरूरत और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ढील दी जा रही है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि नवीनतम आदेशानुसार अब प्रदेश में रेस्टोरेंट, भोजनालय और मिठाई की दुकानों से टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि सड़कों के आसपास स्थित ढाबों को भी खोलने की अनुमति सरकार ने दी है, ताकि लोगों को खाने पीने की किसी वस्तु का अभाव महसूस ना हो। उन्होंने बताया कि आमजन के जीवन से जुड़ी चीजें मसलन हार्डवेयर, प्लम्बर, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग, निर्माण सामग्री समेत एसी, कूलर, टीवी सहित इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि दुपहिया और चौपहिया वाहनों की बिक्री पर भी ढील दी गई है। जो आदेश हमारे गृह सचिव ने निकाले हैं उसमें रेस्टोरेंट और भोजनालय जितने भी है वहाँ
लोग टेक अवे की फैसिलिटी शुरू करने की बात की है, होम डिलीवरी की बात भी की। वहाँ जाके खाना ला सकते हो और वो आपके घर पे खाना भेज सकते हैं। इसी तरह मिठाई की दुकान पे भी यही टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कों पे ढाबे होते हैं, क्योंकि कई लोगों को परेशानी होती है, तो उन ढाबों को शुरू करने की परमिशन दी गई है। हार्डवेयर की दुकान है, जो प्लम्बर की दुकान है, कारपेंटरी की दुकान है, पेंट वाले की दुकान है, तो रोज़मर्रा लोगों के काम आते हैं चीज़, निर्माण सामग्री जहाँ मिलती है उनको अनुमति किया गया है। एसी, कूलर, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत संबंधी जो भी पंखे, बिजली, ट्यूबलाइट, सारी चीज़ें, ये जो दुकानें हैं इनको खोलने की अनुमति दी है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश के आयुर्वेद विभाग के तहत राजस्थान राज्य औसत पादप मंडल के तत्वाधान में प्रदेश में गिलोय रोपण अभियान अमृता का शुभारंभ किया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेश में आगामी 4 माह में करीब 1.5 लाख गिलोय पौधे जयपुर जिले में लगाए जाएंगे। आयुर्वेद विभाग के विशेष अधिकारी डॉक्टर मनोहर पारिक ने बताया कि गिलोय एक निरापद औषधि है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना को ध्यान में रखे गिलोय अत्यंत उपयोगी है। राजस्थान हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की 3 माह की फीस को माफ करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सबीना की खंडपीठ ने राजीव भूषण बंसल की जनहित याचिका खारिज कर दी है। हालांकि अदालत ने कहा कि फीस जमा नहीं कराने पर किसी बच्चे का नाम नहीं काटा जाए। प्रदेश भर में कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन और आमजन के आर्थिक संकट के दौर से गुजरने के कारण निजी स्कूल संचालकों द्वारा अभिभावकों से 3 महीने की फीस नहीं लेने के संबंध में हाईकोर्ट में 8 अप्रैल को PIL दायर की गई थी। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शाम 5 बजे तक 90 नए केस सामने आए। इनमें उदयपुर में 25, जयपुर में और नागौर में 16, जोधपुर में 8, सीकर में 7, अजमेर में 6, चूरू में 4, राजसमंद में 3, जालोर में 2, करौली, अलवर और कोटा में 1-1 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,418 हो गई और अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं। यहां अब तक 1,360 संक्रमित है। इसके अलावा जोधपुर में 974, कोटा में 270, अजमेर में 241, उदयपुर में 282, टोंक में 144, नागौर में 155 और जालोर में 44 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। वहीं दूसरे राज्यों से आए 5 लोग पॉजिटिव मिले। कोरोना अब शहरों में ही नहीं गांवों में भी पहुंच रहा है। जयपुर जिले के चोमू के डेहरा गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने की सूचना पर प्रशासन वहां पहुंचा और गांव को सील कराया गया। मौके पर गोविंदगढ़ CO संदीप सारस्वत, उपखंड अधिकारी चोमू हिम्मत सिंह, सामोद CHC प्रभारी डॉक्टर सुभाष जाट सहित पुलिस और चिकित्सा विभाग की टीम मौजूद रही। चिकित्सा विभाग की टीम ने पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले लोगों की सूची बनाई और पॉजिटिव को निम्स हॉस्पिटल में भिजवा दिया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।